Hello. The reading comprehension section in management entrance, and more specifically in the common admission test, remains quite a challenge, not only for students from the vernacular background, but even for those who have had their education from elite schools and who speak the language quite fluently. लगभग हर रोज मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स आते हैं और उनका प्रश्न बिल्कुल यही रहता है कि अचानक ये हमें क्या हो गया है। स्कूल टाइम में हम इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10th और 12th में 100 में से 98, 100 में से 99, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परफेक्ट स्कोर्स भी लाए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू replicating the same during management entrance in the common admission test, for example, suddenly things go wrong. So the question is, have these students suddenly lost their ability? So the answer to this question is, you haven't lost anything. It is just that the questions that were there in class 10th and class 12th as part of your English syllabi were predictable questions, and they had a set of prepared predictable answers. I hope you remember that each one of you took a minimum of 3 to 4 pre boards where you practiced every question 2 to 3 times. And hence, the result that you see is more of repetitive excellence rather than an inherent ability to understand or interpret the language correctly. Aptitude test, on the other hand, is a very different game. तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना होता है, पर साथ ही साथ हमारे सामने इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और हमारे पास इसका कोई पहले से बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो मैंने आपके लिए 5 सेशंस अभी क्रिएट किए हैं और इसमें लेवल मैंने अभी बिल्कुल बेसिक रखा है। सो द क्लियर एम ऑफ दीज 5 सेशंस इज टू हेल्प यू डेवलप अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है टेक्स्ट को पढ़ने का, डिकोड करने का एक तरीका, ताकि टेक्स्ट को हम इस तरह से पढ़ें कि पढ़ते पढ़ते ही हम उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई कर लें जिन पर आगे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ध्यान हमें ये रखना है कि ये फ्रेमवर्क शुरुआत में हमें बिल्कुल रिलीजियसली प्रैक्टिस करना है। तो आने वाले इन 5 सेशंस में मैं आपके साथ कुछ आसान पैसेजेस शेयर करूंगा। शुरुआत के जो 2-3 पैसेजेस होंगे वो छोटे होंगे और उनके बाद जो क्वेश्चंस भी होंगे वो बहुत बेसिक होंगे, और फिर हम धीरे धीरे इस लेवल को अपस्केल करेंगे और फिर कॉमन एडमिशन टेस्ट, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट इस लेवल पर लेकर के जाएंगे। सो द एम इज वेरी क्लियर। द एम इज हेल्प यू डेवलप अ फ्रेमवर्क that will eventually help you out in answering those complicated questions that passages eventually follow. So let's start the discussion with a short passage. I'll also share the framework with you. So through this passage, this short paragraph, let's try and understand this logical framework. इसे हम कह सकते हैं नो हाउ ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आरसी। अब किसी भी राइटअप में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राइटअप की थीम है, जिसे हम मेन आइडिया कहते हैं, एसेंस ऑफ द टेक्स्ट कहते हैं। तो राइटअप की थीम को हम कह सकते हैं व्हाट ऑफ द पैसेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसेज में आखिर क्या लिखा है, इसको हम ढूंढेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमते हैं। देन कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज नोन एज व्हाई ऑफ द पैसेज। व्हाई का मतलब है प्राइमरी पर्पस, पैसेज आखिर क्यों लिखी गई है। व्हाट और व्हाई में थोड़ा सा अंतर है।
वॉट जो है वो पैसेज में आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नजर आ जाता है, लेकिन वाई ऑफ द पैसेज जो है वो प्राइमरी पर्पस है, या वो उस वजह को हम कहते हैं जिसलिए पैसेज लिखा गया है। तो पैसेज को लिखने के पीछे की वजह, यू माइट आस्क वजह और थीम में फर्क क्या है? तो थीम डायरेक्टली लिखी हुई है, जबकि वजह हमें ढूंढनी होती है। Authors write with different reasons. For example, a passage could be written to inform you. There could be another passage that is there to motivate you. An author might want to caution you, warn you. Sometimes I might threaten you. I might want to motivate you, persuade you. तो राइटिंग्स कई वजहों से लिखी जा सकती हैं। कुछ राइटिंग्स सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, उनका इंटेंशन आपको नॉलेज देना है। कुछ राइटिंग्स का इंटेंशन आपको प्रोवोक करना हो सकता है। कुछ राइटिंग्स का इंटेंशन हो सकता है आपको सचेत करना, कॉशियस करना। तो अलग अलग जो राइटअप्स हैं उनके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। सो वाई बेसिकली रेफर्स टू द प्राइमरी पर्पस। देन कम्स द थर्ड पैरामीटर, हाउ। मतलब पैसेज में जो लैंग्वेज यूज की गई है और पैसेज का जो मूड है, इसे हम कह सकते हैं पैसेज की टोन और पैसेज की स्टाइल। Tone largely refers to the emotional attitude of the author or the speaker, whereas style refers to the literary characteristics. Broadly अगर हम बात करें तो टोन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और मिक्स्ड हो सकती हैं। ऑथर किसी चीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है तो ये एक पॉजिटिव टोन है। ऑथर किसी चीज को लेकर सैड हो सकता है, वो किसी चीज को लेकर क्रिटिकल हो सकता है, किसी चीज को लेकर वो कंसर्न्ड हो सकता है। तो यूजुअली यहाँ पर जो टोन है वो नेगेटिव हो सकती है। कभी कभी हम टॉपिक के फेवर में और डिसफेवर में दोनों बातें करते हैं, मिक्स्ड टोन्स भी हो सकती हैं। और कई बार हम सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, जानकारी देते हैं, तो वहाँ न्यूट्रल टोन भी हो सकती है। ऐसे ही एक और पैरामीटर है हाउ में, जिसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का मतलब है लैंग्वेज कैसी है, क्या ऑथर ने पैसेज में किसी चीज को डिस्क्राइब किया है, क्या ऑथर ने किसी टॉपिक पर अपने व्यूज दिए हैं, मतलब वो आर्ग्यूमेंटेटिव है। ऑथर्स कई बार नरेटिव होते हैं जहां वो कहानी सुना रहे होते हैं, कई बार वो कुछ चीजों के बीच में तुलना कर रहे होते हैं जहां वो कंपैरेटिव होते हैं। सो राइटिंग स्टाइल्स कुड बी largely referred to as narrative, descriptive, argumentative, analytical, और एक ऐसी पूरी सेट ऑफ स्टाइल्स की लिस्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है। इस पर कभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो हाउ ऑफ द पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फॉलोड बाय हाउ देयर कैन बी अ कपल ऑफ मोर पैरामीटर्स सच एज व्हेन। मतलब पैसेज का टाइम फ्रेम क्या है, किस समय की बात हो रही है। Then comes another WH question, that is who। इस पैसेज का ऑथर कौन हो सकता है, लेखक कौन हो सकता है। और where मतलब कहाँ का जिक्र हो रहा है। Is it related to, let us say, India? Are we talking about a national affair or an international affair? तो इस तरह से हम लोकेशन को भी फिगर आउट कर सकते हैं राइटअप से। इसके बियॉन्ड कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पैसेज के बाद में कि इस पैसेज की टाइटल क्या होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये जो फ्रेमवर्क है जिसे हमने नो हाउ ऑफ आरसी कहा है, इसको अगर हम फॉलो करते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, तो लगभग हमने 80 to 90% क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर दिया है। तो अब इसको हम इस पैराग्राफ पर अप्लाई करके देखते हैं। सो वी हैव एन इंटरेस्टिंग पैराग्राफ ओवर हियर। इट इज अ पास्ट कैट राइट अप। ओवरऑल द टफनेस लेवल इज इजी टू मॉडरेट, और ये शॉर्ट राइट अप है इसीलिए मैंने इसे चुना है। आप चाहे तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके राइट अप को पढ़ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ अब हम इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे, this know-how of RC approach, and let's see whether it helps us out in answering the questions towards the end or not. So over here we are first of all supposed to mark what exactly is the passage all about. तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कुछ repetitive words हैं
जैसे डेलिंक्वेंसी, ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। थोड़ा और आगे मैं जाऊं तो मैं देख पा रहा हूं कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का इस राइटअप में कई बार जिक्र किया गया है। देन देर इज अनदर वर्ड कॉल्ड deviance. Even if you are unfamiliar with these terms, you don't know what delinquency is, what deviance is, I'm sure everybody knows what sports participation is. और एक और शब्द यहाँ पर हमें दिखता है, deterrent. ओके, तो हो सकता है कि वोकैबुलरी वीक होने की वजह से ये वर्ड्स हमें बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहे, बट डू नॉट बी ट्रबल्ड बाय दिस। हम फिर भी इस पैसेज के स्ट्रक्चर को और फ्रेमवर्क को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वन पॉइंट इज वेरी क्लियर, द डिस्कशन इज अबाउट delinquency or deviance, and the author is trying to find out what exactly is the correlation between sports participation and deviance or delinquency. I hope ये सभी लोग समझ पा रहे हैं। और इस कोरिलेशन पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। ओके, ये इनिशियल स्टडीज हैं। स्टडीज वर्ड देख करके ये समझ में आ जाता है कि टॉपिक में रिसर्च इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और आगे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल डेटा, टेम्पोरल सीक्वेंसिंग, और आगे आ जाते हैं तो क्लास एंड कल्चरल वेरिएबल्स। थोड़ा और आगे अगर हम देखें तो यहाँ फिर से रिसर्चर्स का जिक्र हो रहा है, और लास्ट में सोशल क्लास इंडिकेटर्स। If we pay attention to the type of words that the author has used, there are certain quick and common observations. This is a research-based passage, and the author has interest in mathematics and statistics. क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं, जैसे डिवियंस, क्रॉस सेक्शनल डेटा, टेम्पोरल सीक्वेंसिंग, वेरिएबल्स, ये दिखा रहे हैं कि रिसर्च में हमने डेटा को एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है, एम्पिरिकल है, पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो साइंस पर बेस्ड है, और कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिवियंस या डेलिंक्वेंसी के बीच में। फॉर योर इंफॉर्मेशन, डिवियंस रेफर्स टू एबरेंट बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर, और डेलिंक्वेंसी जो वर्ड है वो अक्सर छोटे बच्चों के लिए जो आपराधिक टेंडेंसी दिखाते हैं, जिसे हम बाल अपराध भी कहते हैं, यूज किया जाता है। तो टॉपिक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एक पैरामीटर हो सकता है, इस पर रिसर्च की जा रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर ये टॉपिक क्यों डिस्कस किया जा रहा है, व्हाई ऑफ द पैसेज। तो व्हाट में तो हम ये समझ गए कि द ऑथर इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कोरिलेशन बिटवीन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड डेलिंक्वेंसी, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पूरा जो रिसर्च किया गया है इस पैसेज के हिसाब से वो इनकंक्लूसिव रह गया है। पैसेज में लिखा है कि अर्ली ऑप्टिमिज्म था स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को लेकर के कि वो एबरेंट बिहेवियर या डेलिंक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो रिसर्च हुई है, जो इनिशियल स्टडीज हुई हैं, उससे कुछ भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पा रहा है। दिस टॉपिक रिलेट्स टू बेसिकली सोशियोलॉजी, इट इज रिसर्च ओरिएंटेड। बहुत सारे दुनिया के देशों में स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ऑप्टिमिज्म था कि अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को, डेलिंक्वेंट या डिविएंट बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए तो हम उनको सुधार सकते हैं। आप अगर इस पर पढ़ना चाहते हैं या कुछ मीडिया हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, देयर इज अ वंडरफुल मूवी कॉल्ड झुंड। इन दिस मूवी बच्चन साहब plays a coach who trains a group of children from a nearby slum,
and he trains them in football, and then this team is eventually made to compete with a school team, और ये झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों की जो टीम है स्कूल टीम को हरा के दिखाती है, और साबित करने की कोशिश फिल्म में ये की गई है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से डिवियंस को ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमारे सामने अभी जो राइटअप है उसमें इससे ठीक कुछ उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ पर जो रिसर्च हुई है उसमें कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। So over here, the author expresses a sort of inability to arrive at any logical conclusion, and hence the researchers have not been able to conclude anything. तो पैसेज का व्हाट है, दोनों चीजों के बीच में कोरिलेशन। पैसेज क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऑथर यहाँ पर हमें ये बताना चाह रहा है कि हम ऐसा कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। ओवरऑल जो लिखने का तरीका है, ऑथर की जो टोन है वो थोड़ी क्रिटिकल है। ऑथर की जो राइटिंग स्टाइल है उसमें there is a combination of largely analysis and there are a couple of arguments as well. टाइम फ्रेम जो है वो बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई ईयर मेंशन नहीं है। अगर हम बात करें हु कि ऑथर कौन हो सकता है इस राइटअप का, तो डेफिनेटली जो ऑथर है उसका इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में दिख रहा है, वो रिसर्च में इंटरेस्टेड दिख रहा है क्योंकि जो राइटअप है वो रिसर्च को कोट कर रहा है। लोकेशन इसकी बहुत क्लियर नहीं हो रही क्योंकि किसी देश का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पैसेज में लोकेशन को भी ट्रेस कर सकें। सो ओवरऑल वी हैव बीन एबल टू यूज दिस फ्रेमवर्क टू डिकोड द ब्रॉडर पैरामीटर्स ऑफ दिस राइटअप। अब हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं और ये भी चेक करते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया है उससे क्या हम आंसर सही दे पा रहे हैं। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। मेन आइडिया का मतलब व्हाट ऑफ द पैसेज पूछा गया है। बिफोर वी लुक एट द ऑप्शंस, लेट अस वेरी क्विकली रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ व्हाट डू वी मीन बाय द मेन आइडिया। तो मेन आइडिया का मतलब है थीम ऑफ द पैसेज। एक शैडो आंसर हमें फ्रेम करना चाहिए। पैसेज की थीम क्या है? पैसेज की थीम ये है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिवियंस को लेकर के या डेलिंक्वेंसी को लेकर के बहुत ऑप्टिमिज्म था पहले, लेकिन जो भी हमारे पास रिसर्चर्स ने डेटा अब दिया है इनिशियल स्टडीज में, उससे ये बात साबित नहीं हो पा रही है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिवियंस के बीच में कोई क्लियर कट रिलेशनशिप है। तो ये आइडिया एक बार जब हम बैक ऑफ द माइंड में आ जाता है तो आंसर देना काफी आसान हो जाता है। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ध्यान रखना है ऐसे ऑप्शंस जो थीम से ऑपोजिट हैं या जहां कोई नई जानकारी दी गई है, एबेरेंट डेटा है, उसको हमें तुरंत हटा देना है, उस पर टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 says there is a direct relationship between sports participation and delinquency. पैसेज में ये रिलेशनशिप साबित नहीं हो पाई है क्योंकि हमारे पास जो एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल एविडेंस है वो नाकाफी है, इज व्हाट द राइट अप सेज। तो हम इसे सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 appears a probable answer if we read the first part contradicting the previous optimism। ये पार्ट करेक्ट है, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एरर है। later researchers have proved। प्रूव्ड एक बहुत ही कैटेगोरिकल वर्ड है। पैसेज में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम कुछ भी प्रूव कर पाए हैं, बल्कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं। Therefore, option 2 is also incorrect. Let us have a look at the third option, statistical and empirical weakness। पैसेज में हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के वर्ड्स पढ़े थे और पैसेज यही बात कह रही है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो रिसर्चर्स ने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उससे कुछ भी साबित नहीं हो रहा। तो यहाँ लिखा है स्टैंड इन द वे ऑफ इन्फरिंग एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड डिवियंस। ये ऑप्शन
एग्जैक्टली वही कह रहा है जो पैसेज में लिखा है. सो द ऑप्शन इज इन अ वे कोरोबोरेटिंग व्हाट द राइट अप सेज. इसे हम सही मान सकते हैं. पर अभी ऑप्शन 4 भी हमारे पास है, तो उसको भी एक बार हम क्विकली देख लेते हैं. वैसे तो ऑप्शन 3 में कोई ऑब्वियस एरर नहीं दिख रहा है एंड इट कवर्स ऑल द माइलस्टोन्स. फोर्थ ऑप्शन में लिखा है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इज लिंक्ड टू क्लास एंड कल्चरल वेरिएबल्स सच एज एजुकेशन, इनकम एंड social capital. Now, in this option, there is no reference to the correlation between sports participation and deviance or delinquency. So, this is again an aberrant option. ये option out of context है. तो हमारे shadow answer के through option 3 makes the best sense. Let's have a look at the next question. यहाँ पर पूछा जा रहा है which of the following is most appropriate title for the passage. पैसेज की जो टाइटल है एक तरह से पैसेज के थीम का ही एक शॉर्टर वर्जन होता है, कॉम्प्रेस्ड वर्जन होता है. तो अगर एक बार हमने थीम को समझ लिया है तो थीम को ही थोड़ा और छोटा कर दें तो टाइटल बन जाती है. और हमारी थीम क्या है? हमारी थीम है कि जो सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस हुई हैं, इनिशियल स्टडीज हुई हैं, उनसे जो डेटा रिसीव हुआ है वो इनकन्क्लूसिव है और हम उससे ये साबित नहीं कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिवियंस के बीच में कोई क्लियर कट रिलेशनशिप है. वंस वी कीप दिस आइडिया इन माइंड, जो हमने मैपिंग के वक्त भी ध्यान में रखा है, अब आंसर देना बहुत आसान हो जाता है. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. यहाँ मैं ऑप्शन 4 से स्टार्ट करूंगा. व्हाई स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी. यहाँ कहीं भी डेलिंक्वेंसी, डिवियंस का कोई जिक्र नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन मेन आइडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सोशल इनइक्वालिटी तक लेकर के जाता है, ऐसा कहीं भी पैसेज में नहीं लिखा है. ऑप्शन 3 में लिखा है सोशल क्लास एज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेलिंक्वेंसी. व्हाट कॉजेज डेलिंक्वेंसी, ये कहीं भी पैसेज में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे टाइटल भी नहीं मान सकते. वैसे भी टाइटल ऑफ द पैसेज जो है वो मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी सबसेट को पैसेज के. और वैसे भी पैसेज में डेलिंक्वेंसी के कॉजेस पर कोई जिक्र नहीं है. ऑप्शन 1 में लिखा है द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन प्रिवेंटिंग यूथ डेलिंक्वेंसी. ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसा दिख रहा है, जबकि पैसेज में कोई सॉल्यूशन एज सच नजर नहीं आ रहा है. सो थ्रू एलिमिनेशन वी कैन जीरो डाउन इट टू ऑप्शन नंबर 2 दैट टॉक्स अबाउट लिमिटेशंस ऑफ अर्ली रिसर्च. जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च हुई है ऑन स्पोर्ट्स एंड डेलिंक्वेंसी, यहाँ हमारे सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स मीट हो जाते हैं. पैसेज हाईलाइट कर रहा है कि जो रिसर्चेस हुई हैं वो इनकन्क्लूसिव रही हैं एंड द सेम इज बीइंग सेड बाय ऑप्शन नंबर 2. हेंस 2 becomes the correct option. So once again the mapping part helped us out and we could steer clear of all doubts. Let's look at the third question. This one is which of the following best. जब भी बेस्ट वर्ड किसी राइट अप में आए ऑप्शंस क्लोज हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए. राइटिंग स्टाइल ऑफ द पैसेज. तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टाइल रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राइट अप. Largely these could be, as I said, narrative, descriptive, argumentative, right, and a few others. देखते हैं यहाँ पर कौन सा राइटिंग स्टाइल क्लोजेस्ट है. तो बिना किसी भी ऑप्शन को देखे इसका भी पहले एक शैडो आंसर फ्रेम करना चाहिए. सिंस द ओवरऑल डिस्कशन रिलेट्स टू स्टैटिस्टिकल एविडेंस एंड रिसर्चेस, तो जो सबसे कॉमन पॉइंट दिमाग में आना चाहिए वो एनालिसिस है. ऑथर ने डेटा के बेसिस पे मुद्दे को एनालाइज करने की कोशिश की है, लेकिन कोई क्लियर कट रिजल्ट सामने नहीं आया है. पर हाँ, टॉपिक को डेफिनेटली एनालाइज किया गया है. तो ऑप्शन में हमें एनालिसिस को ढूंढना चाहिए. एज आई कैन सी देयर इज एन ऑप्शन दैट टॉक्स अबाउट एनालिटिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड स्टाइल ओवर हियर इन द फर्स्ट ऑप्शन.
पर इसमें भी जल्दबाजी ना करें, सारे ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 4 सेज डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जहां सिर्फ हम डेटा और डिटेल्स देते हैं। यूजुअली डिस्क्रिप्टिव स्टाइल्स में हम कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करते, ओपिनियंस भी नहीं देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। बट इन दिस केस वी डेफिनेटली हैव a lot of analysis. We have some opinions as well, which are based on the analysis of the topic. So for sure we cannot say that the write-up is either descriptive or it is tracing history. Third one says persuasive and advocacy driven, promoting sports as a social solution. वैसे भी कोई solution अब तक हमें मिल नहीं पाया है, and therefore we cannot say that the passage has a prescriptive mode. It is without a solution क्योंकि अब तक कुछ साबित ही नहीं हो पाया है। ऑप्शन 2 सेज नरेटिव एंड एनेक्डोटल। नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी लाइक, जहां आपको एक कहानी सुनाई जाए। ऐसी तो कोई कहानी या एपिसोड्स हमें राइटअप में दिखे नहीं। एनेक्डोटल में भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं और यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ एथलीट्स लिखा है। अगर ऐसा कुछ राइटअप में होता तो जरूर कोई पर्सन होता और वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रहा होता, जो कुछ भी पैसेज में देखने को नहीं मिलता है। सो अगेन थ्रू एलिमिनेशन वी कैन जीरो इट डाउन टू ऑप्शन 1 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज एनालिटिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड। पैसेज एक बार फिर से इस राइटिंग स्टाइल को कोरोबोरेट कर रही है एंड दिस इज आवर ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ओवर हियर वी हैव टू डिस्क्राइब द टोन। आप देख पा रहे हैं लार्जली ये क्वेश्चंस उसी फ्रेमवर्क पर बेस्ड है जो हमने शुरुआत में समझ लिया है। तो टोन रेफर्स टू, एज आई टोल्ड यू, द इमोशनल एटीट्यूड ऑफ द ऑथर और द स्पीकर। मूड ऑफ द ऑथर मतलब ऑथर कैसे मूड में है, टोन ये दिखाता है। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। बट बिफोर दैट, एज आई ऑलवेज से, हमें एक शैडो आंसर फ्रेम करना चाहिए। ऑथर की टोन यहाँ जो है वो स्लाइटली नेगेटिव है, क्रिटिकल है, क्योंकि तमाम जो रिसर्चेस हैं, तमाम जो ऑप्टिमिज्म पहले था, वो कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। ऑप्शन 1 में ऑप्टिमिस्टिक लिखा है। ऑप्टिमिज्म इज वेरी पॉजिटिव। दिस टॉक्स अबाउट हाउ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस एंड करेक्ट डिविएंस, जबकि पैसेज ये साबित नहीं कर पाई है, सो वी कांट कॉल इट ऑप्टिमिस्टिक। ओके, सिमिलरली कुछ ऑप्शंस जो फेस वैल्यू पे गलत हैं, जैसे यहाँ थर्ड में लिखा है indifferent towards the relationship between sports participation and deviance। indifferent मतलब ऑथर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। had the author been indifferent, ये डिस्कशन ही वो नहीं कर रहा होता। तो ऑथर डेफिनेटली इंटरेस्टेड है ये जानने में कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिवियंस के बीच में क्या कोरिलेशन है। सैडली ऐसा कोई कोरिलेशन प्रूव नहीं हो पाया, पर हम इससे ये नहीं कह सकते कि ऑथर इंडिफरेंट है, विच मीन्स ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 में लिखा है सैटिरिकल अबाउट सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन स्पोर्ट्स। सैटिरिकल का मतलब होता है वेयर वी ट्राई टू पोक फन, रेडिक्यूल और मेक फन ऑफ समथिंग। ऑथर ने बिल्कुल भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च का मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि उसके लिमिटेशन पे बात की है। तो वो कोई व्यंग नहीं कर रहा है। सटायर व्यंग को कहते हैं, जहां हम मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट द ऑथर हैज डन। सो अगेन वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन 2, क्रिटिकल ऑफ अर्लियर एजम्पशंस, क्योंकि पैसेज में क्लियरली लिखा है कि पहले बहुत ऑप्टिमिज्म था लेकिन वो साबित नहीं हो पाया है और ऑथर इसी बात को लेकर के क्रिटिकल है, एंड देयरफॉर ऑप्शन 2 happens to be the correct option. Moving on, question number 5. The passage is most likely, once again options are going to be close because we have to select an option that is the best. Superlative है ये, ध्यान देना चाहिए। options close होंगे। To have been taken from which of the following sources, पैसेज कहाँ से लिया गया है, सोर्स पूछा गया है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पैसेज का जो ऑथर है वो सोशियोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है, लोगों में इंटरेस्ट है, खास तौर से इस कोरिलेशन में उसका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिवियंस के बीच में रिसर्च ओरिएंटेड राइटअप है। तो सोर्स भी जो है
वो कोई रिसर्च पेपर, रिसर्च मैगजीन होनी चाहिए, ऑथर एक रिसर्चर होना चाहिए। ये सारे जो पॉइंटर्स हैं हमें आंसर में ढूंढने चाहिए। यहाँ पर भी मैं ऑप्शन 4 से स्टार्ट करता हूँ। ऑप्शन 4 में लिखा है कि इस पैसेज का जो सोर्स है वो एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी जो है वो किसी इंसान की जीवनी होती है। देयर आर बेसिकली टू फॉर्म्स, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इंसान अपनी खुद लिखता है और बायोग्राफी कोई और लिखता है। यहाँ लिखा है बायोग्राफी ऑफ अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। ऐसा कुछ तो पैसेज को पढ़ के पता नहीं चल रहा कि ये कोई बायोग्राफी है। और वैसे भी किसी बायोग्राफी में वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन की रिसर्च का जिक्र, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और डिविएंस का जिक्र ये होगा, इसकी भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। बट ओवरऑल ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट कंसिडर ऑप्शन 4। थर्ड में लिखा है अ मोटिवेशनल बुक ऑन द बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर टीनेजर्स। पढ़ने में ऑप्शन काफी पॉजिटिव है लेकिन पैसेज से बिल्कुल अलग है। ओके, न्यूज़पेपर एडिटोरियल प्रमोटिंग यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ये भी काफी पॉजिटिव है। ऑथर यहाँ पर क्रिटिकल है, वो दोनों चीजों के कोरिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है थ्रू रिसर्च। तो ये न्यूज़पेपर एडिटोरियल जो कि प्रमोट करता है स्पोर्ट्स, अगेन अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ प्रमोशन कहा गया है, कैन नॉट बी द राइट सोर्स। करेक्ट ऑप्शन थ्रू एलिमिनेशन इज ऑप्शन 1, अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च पेपर। तो जो स्टैटिस्टिकल एविडेंस की बात हुई है, इनिशियल स्टडीज की बात हुई है और टॉपिक नेचुरली सोसाइटी पर है, डेलिंक्वेंसी पे है, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मीट हो रहे हैं एंड हेंस 1 becomes the best option. लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस शॉर्ट राइट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, एक बार फिर से यहाँ पे सुपरलेटिव पे ध्यान देना है। ऑप्शंस कुड बी क्लोज, लाइकली, ऑथर ऑफ द पैसेज। एक तरह से देखें तो पिछले ही क्वेश्चन का ये कॉन्टिन्यूएशन है। ऑथर डेफिनेटली सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, वो रिसर्च में इंटरेस्टेड है और write up, as we said, could be part of a sociology research paper or a sociology based magazine. तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में लिखा है अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग ऑन यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये थोड़ा सा डाउट जरूर क्रिएट करता है, लेकिन एक बार फिर से अगर हम सोचें कि हमारे माइलस्टोन्स क्या थे, तो हमारे माइलस्टोन्स थे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, डेलिंक्वेंसी, डिविएंस, स्टैटिस्टिकल एविडेंस, रिसर्च, और ये कुछ भी ऑप्शन 1 में देखने को नहीं मिल रहा है। सो वी कैन सेफली एलिमिनेट दिस। ऑप्शन 3 में लिखा है प्रोफेशनल एथलीट एडवोकेटिंग स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, अगेन अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव रोल ऑफ स्पोर्ट्स। ये भी सही नहीं लग रहा क्योंकि ऑथर की टोन क्रिटिकल और स्लाइटली नेगेटिव है। ऑप्शन 4 में लिखा है स्कूल कोच डिस्कसिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, दैट्स समथिंग विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक बार फिर से माइलस्टोन्स ने हमें हेल्प किया, फ्रेमवर्क ने, एंड ऑप्शन 2 is the right answer, a sociologist or a social scientist studying deviance and sport. All the milestones once again help us out and hence it has to be the second option. तो ये सारे जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए, इनसे बेसिकली कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि किसी भी पैसेज को डीकोड करने के लिए अगर हम व्हाट, वाई, हाउ, हु, व्हेन और वेयर इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर आंसर्स देना काफी आसान हो जाता है और घूम फिर करके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द ही पूछे जाएंगे। आज के इस सेशन में बस यहीं तक। सेकंड जो हमारा वीडियो है उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और एक और पैसेज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।